नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शेरा दी कौम पंजाबी संघर्ष और विजय के कुछ अंशों को। ये बेसिकली एक आने वाले फिल्म की कहानी की झलक है। तो आज हम इन्हीं हिस्सों को थोड़ा खोलकर समझेंगे, कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे बुनी गई है, इसके जो मेन आइडियाज़ हैं और जो ख़ास मोड़ इसमें बताए गए हैं उनको पकड़ सकें। कहानी की शुरुआत जैसा बताया गया है पंजाब में एक उथल-पुथल वाले जुल्म वाले दौर से होती है। शायद वो मुगल या अफगान हमलों का वक्त रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हिम्मत, इंसाफ और अपनी पहचान बचाने का जो संघर्ष है वो शुरू होता है। तो चलिए इसको जरा देखते हैं। बिल्कुल। और इन अंशों से ये तो साफ है कि कहानी का बैकग्राउंड उस टाइम का है जब कोई बाहर की ताकतवर हुकूमत थी और इलाके की जो अपनी पहचान है, लोगों की धार्मिक आज़ादी है, वो खतरे में थी। कहानी शुरू में ही ये कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ तो है शांत समुदाय अपनी आस्था में जीने वाला और दूसरी तरफ है बाहर से आता हुआ जुल्म। तो ये जो तनाव है यही आगे की कहानी की नींव रखता है। हाँ, वो टेंशन शुरू से ही फील होती है। अब आते हैं मेन कैरेक्टर पर, गिप्पी ग्रेवाल जिनका रोल कर रहे हैं। अंशु में उन्हें एक दिलेर सिख योद्धा की तरह दिखाया गया है, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। ये भी बताया गया है कि वो सिर्फ एक फाइटर नहीं है, बल्कि अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और अपने धर्म के जो उसूल हैं, हिम्मत, इंसाफ, कमजोरों की हिफाजत, उनसे गहराई से जुड़े हुए हैं। ये जो किरदार का परिचय है ना, ये बहुत जरूरी है। ये साफ करता है कि लड़ाई सिर्फ जमीन या पॉलिटिक्स की नहीं है, ये मूल्यों की, उसूलों की लड़ाई भी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नायक को उसकी जमीन और उसकी आस्था दोनों से जुड़ा गया है। इससे किरदार को एक कह सकते हैं एक वजन मिलता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रह जाता। हाँ, वो एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाता है। घटना जो सब बदल देती है। स्रोत बताते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो कुछ क्रूर या नाइंसाफी भरा काम करती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी पाक जगह की बेअदबी या गरीबों पर कोई गलत टैक्स या किसी बेगुनाह को कैद करना, कुछ ऐसा जो लोगों की इज्जत पर सीधा हमला हो। बिल्कुल। और इसे कहानी की भाषा में इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब वो चिंगारी जो आग लगा दे। ये न सिर्फ नायक को बल्कि शायद पूरे समुदाय को एक्शन लेने पर मजबूर करती है और देखने वालों को भी साफ हो जाता है कि अब दांव पर क्या लगा है। हाँ, अब बात सिर्फ मुश्किलों की नहीं रही। नहीं, अब इज्जत, पहचान, शायद वजूद का सवाल खड़ा हो गया है। सही कहा। और ये घटना जैसे गिप्पी के किरदार के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। हो सकता है वो पहले शांत रहा हो या हालात से समझौता कर रहा हो, पर अब उसे लगता है कि बस बहुत हुआ, चुप रहने का वक्त गया, अब मैदान में उतरना ही होगा, अब शेरों का वक्त आ गया है। यहीं से कहानी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और ये बदलाव लॉजिकल भी लगता है। जब आपके बुनियादी मूल्यों पर ही हमला हो जाए तो चुप्पी टूटती ही है नायक का। शांत विरोध से खुले विद्रोह की तरफ जाना ये कहानी को मोमेंटम देता है। ये दिखाता है कि कैसे हालात एक आम इंसान को भी खास कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। और शेरों का जिक्र यहाँ शायद सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि एक सोई हुई कौम के जागने का प्रतीक भी है। बिल्कुल। और इसी के साथ कहानी अपने दूसरे, शायद सबसे अहम हिस्से में जाती है, फौज तैयार करना और संघर्ष का बढ़ना। अब गिप्पी का किरदार सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उसे बिखरे हुए, डरे हुए लोगों को इकट्ठा करना है। हाँ। और उन्हें एक ऐसी ताकत बनाना है जो जालिम हुकूमत का सामना कर सके। ये बहुत मुश्किल, खतरनाक मिशन लगता है। ये बिल्कुल एक क्लासिक हीरो की जर्नी का हिस्सा है। साथियों को जोड़ना, एक आंदोलन खड़ा करना, ये कहानी का दिल हो सकता है। और इसमें दूसरे किरदार भी जुड़ते हैं। रवि देहरों का जिक्र है और संजय दत्त की भूमिका की भी बात है। लगता है उनका किरदार काफी अहम होगा। हाँ, बिल्कुल। अंशों से तो यही लगता है कि संजय दत्त का किरदार शायद कोई बहुत तजुर्बेकार योद्धा हो सकता है, या कोई गुरु जो रणनीति सिखाए, या कोई ऐसा पावरफुल आदमी जो इस पूरी मुहिम को सपोर्ट करे। हाँ, ये सपोर्टिंग किरदार कहानी को गहराई दे सकते हैं। अगर वाकई कोई मिलिट्री गुरु या स्ट्रेटेजिस्ट है तो ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ जोश से नहीं, होश से भी जीती जाती है। सही बात है। ये किरदार नायक को गाइड कर सकते हैं या शायद समुदाय के अलग अलग तबकों को, जैसे पुराने अनुभवी लोगों को, साथ ला सकते हैं। ये सिर्फ किरदारों की गिनती बढ़ाने वाली बात नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कहानी मल्टी डायमेंशनल बनती है। एक जोशीला नौजवान लीडर और एक अनुभवी मेंटोर का साथ आना, ये तो कहानियों में हमेशा काम करता है। और फिर शुरू होता है एक्शन। स्रोत बताते हैं कि ये जो नई पंजाबी फौज बनती है वो शायद गिनती में कम है, हथियार भी दुश्मन जितने नहीं हैं, लेकिन वो अपनी अक्लमंदी,
गुरिल्ला टैक्टिक्स और जाहिर है अपनी बहादुरी के दम पर दुश्मन की बड़ी फौज को टक्कर देती है। तो जाहिर है जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होंगे। और यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि जोर सिर्फ बहादुरी पर नहीं है, सामरिक बुद्धि और गुरिल्ला युद्ध नीति पर भी है। हाँ, ये दिखाता है कि जब ताकत कम हो तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक तरह से अंडरडॉग की कहानी है जो हमेशा लोगों को अपील करती है। बिल्कुल। और एक और अहम बात जो ये अंश बताते हैं कि ये लड़ाइयाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ी जा रही। नहीं, ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने धर्म को बचाने की लड़ाई भी है। हर जीत, हर हार, सब उसी बड़े मकसद से जुड़ी है। हाँ, और अगर इसे बड़े कैनवस पर देखें तो संघर्ष के जरिए अपनी पहचान को बचाने का ये थीम बहुत पावरफुल है। इतिहास में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। ये कहानी को सिर्फ एक्शन से उठाकर कल्चर और आस्था के लेवल पे ले जाता है। इससे संघर्ष को एक नैतिक वजन मिलता है। लेकिन वास्तव आसान नहीं है। स्रोत ये भी हिंट करते हैं कि अंदरूनी मुश्किलें भी आती हैं। हो सकता है कोई अपना ही धोखा दे दे, गद्दारी। बिल्कुल, ये तो होता ही है ऐसी कहानियों में। या फिर आम लोगों में इतना डर बैठ जाए कि वो साथ देने से हिचके, या लड़ाई की प्लानिंग में कोई बड़ी गलती हो जाए। ये सब मुश्किलें गिप्पी के किरदार की लीडरशिप का असली टेस्ट लेती होंगी। उसे सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ना, अपने लोगों को भी जोड़े रखना है। हाँ, ये अंदरूनी संघर्ष कहानी को ज्यादा रियल बनाते हैं। लीडरशिप कितनी मुश्किल चीज है ये दिखाते हैं। सिर्फ बाहर के दुश्मन को हराना काफी नहीं होता। विश्वासघात का डर, लोगों का टूटता हौसला, ये चुनौतियां कभी कभी बाहरी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। यहाँ एकता और विश्वास पर जो जोर है वो बहुत मायने रखता है। सही। और कहानी के इस हिस्से के आखिर में कुछ बहुत बड़ा इमोशनल होता है। ये साफ नहीं है कि क्या, पर शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान, जैसे कोई करीबी साथी की शहादत हो सकता है, या फिर कोई ऐसी जबरदस्त जीत जो सबका हौसला बढ़ा दे। जो भी हो, ये घटना कहानी को फिर मोड़ती है और सबको आखिरी फाइनल लड़ाई के लिए तैयार करती है। ऐसी जो पीक्स और वैलीज होती है ना कहानी में, वो बहुत जरूरी हैं। ये किरदारों को बदलते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की वजह देते हैं। अगर बड़ा नुकसान है तो वो बदला लेने या मकसद के लिए और पक्के होने का कारण बन सकता है। अगर बड़ी जीत है तो यकीन दिलाती है कि हाँ, हम कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये क्लाइमैक्स के लिए स्टेज सेट करती है। बिल्कुल। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। तीसरा भाग, अंतिम मोर्चा और शेरों की विजय। एक बहुत बड़ी निर्णायक लड़ाई, वो जंग जो सब कुछ तय कर देगी। स्रोत बताते हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़े स्केल पर है, स्ट्रेटेजिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर योद्धा को अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है। ये जो फाइनल बैटल होती है, ये सिर्फ कहानी का एंड नहीं होती। ये अक्सर पूरी कहानी का निचोड़ होती है। सारे थीम्स, सारे संघर्ष यही आकर मिलते हैं। नायक की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है। उसका लीडरशिप, उसकी हिम्मत, ये सब लड़ाई का नतीजा तय कर सकता है। और बताया गया है कि इस आखिरी जंग में गिप्पी ग्रेवाल का किरदार, शेरां दी कौम, उस पूरी कौम की आत्मा का प्रतीक बन जाता है। वो जबरदस्त जोश से लीड करता है। लड़ाई को बहुत भयानक, क्रूर बताया गया है। इसमें दिखाया जाता है कि आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गईं। ये सिर्फ जीत हार नहीं, वजूद की लड़ाई बन जाती है। नायक का इस तरह उभरना, अपनी कौम की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत सिंबॉलिक है। ये मुश्किल वक्त में लीडरशिप के महत्व को दिखाता है। और लड़ाई की भयानकता और कुर्बानियों का जिक्र ये जीत के मोल को और बढ़ा देता है। ये बताता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। दर्शकों को उस जीत के पीछे का त्याग महसूस होता है। और आखिरकार, जैसा कहानी के नाम से ही पता चलता है, बहुत मुश्किलों के बाद पंजाबी सेना जीत जाती है। जालिम हुकूमत हार जाती है और इंसाफ बहाल होता है। ये जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं है। ये उन उसूलों की जीत है जिनके लिए वो लड़ रहे थे। इंसाफ, आज़ादी, पहचान, ये जुल्म पर उसूल की जीत है। कहानी जहां से शुरू हुई थी, जुल्म से, वो इंसाफ की बहाली पर आके खत्म होती है। एक तरह से सर्कल पूरा होता है। और फिल्म का अंत, जैसा स्रोत बताते हैं, वो पंजाबी लोगों के जज्बे का, उनकी हिम्मत, कुर्बानी और अपने उसूलों पर डटे रहने के इरादे का जश्न मनाता है। यही उन्हें शेरां दी कौम बनाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये समुदाय को कैसे दिखाता है आखिर में? जैसा इन अंशों से लग रहा है, कहानी का ये अंत दर्शकों में एक गर्व की भावना जगाने का मकसद रखता है कि वो अपने इतिहास, अपने नायकों के संघर्ष और जीत से जुड़ें, उनकी तारीफ करें। ये एक तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी को मजबूत करने का तरीका है। ये मैसेज देता है कि मुश्किल हालात में भी अगर लोग एक हों, अपने आदर्शों पर कायम रहें, तो जीत मुमकिन है।
ये शेरा दी कौम वाली पहचान को और गहरा करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से साफ है कि कहानी जुल्म से शुरू होकर एकता, संघर्ष, अंदरूनी चुनौतियों और कुर्बानियों से गुजरते हुए आखिरकार जीत और इंसाफ तक पहुंचती है। हिम्मत, पहचान की रक्षा, एकता और कभी ना हार मानने का जज्बा, ये इसके कोर थीम्स लगते हैं। हाँ, और इस तरह की कहानियां, चाहे वो पूरी तरह फैक्ट हों या फिक्शनलाइज्ड, किसी भी समुदाय की जो कलेक्टिव मेमोरी होती है उसे बनाने में बड़ा रोल निभाती हैं। जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने, अपनी पहचान बचाने और जीतने की कहानियों में खास अपील होती है, शायद इसलिए कि ये इंसानी जज्बे और उम्मीद की बात करती हैं, जो हमेशा रेलेवेंट रहती हैं। बिल्कुल, हर दौर में। इससे एक अहम सवाल भी उठता है वैसे। हाँ, बिल्कुल। इस कहानी की पूरी बनावट को देखते हुए एक ख्याल आता है जिस पे शायद और सोचा जा सकता है। इतिहास में अक्सर ऐसा क्यों दिखता है कि लोगों की जो गहरी आस्था है, उनकी अपनी पहचान से जो मजबूत जुड़ाव है और जुल्म के खिलाफ लड़ने का जो इरादा है, इन तीनों के बीच इतना गहरा रिश्ता क्यों होता है, जैसा इस कहानी में भी दिख रहा है। ये तीनों चीजें मिलकर कैसे किसी इंसान को या पूरे समुदाय को इतनी ताकत देती हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लड़ सकें, टिके रह सकें। ये एक सोचने वाली बात है।